जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। जियो स्टडी के सेना भर्ती केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज कुशवाहा। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आज की पेपर आपके लिए लेकर के आया हूं आर्मी टेक्निकल की। यह जो प्रश्न पेपर है 1 से लेकर 50 तक की कुल टोटल प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। यह प्रश्न पत्र ARO गया की है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों ROHQ दानापुर, जो कि दानापुर में संपन्न किया गया था। यह पेपर आपको 1 नवंबर 2020 को गया ARO में पूछी गई थी। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। दोस्तों, आज की जो पहली प्रश्न है वो ध्यान से देखिएगा। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। यदि आपको आती है दोस्तों तो आप अपने कॉपी में टिक आउट करते चले जाएंगे और अंत में काउंट करके हमें बताएंगे आपका कितना प्रश्न पेपर सही हुआ। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक है, तो इसका सही आंसर होगा मैसूर का। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। अगली प्रश्न को देखते हैं। वह कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। देखना है यहाँ पे भारतीय लिखा हुआ है, तो भारतीय जैसे ही लग गया दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसे संसद का शेर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, संसद का शेर के बारे में बोला जा रहा है, तो सही आंसर क्या होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है। अगली प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न। शून्य काल क्या है, तो शून्य काल दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। संसद में प्रश्न काल के बाद के समय को शून्य काल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ये रही आज की 5वीं नंबर प्रश्न और जीके की लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि जीके की कुल 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, इसका सही आंसर दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय दोस्तों अमेरिका की न्यूयॉर्क शहर में अवस्थित है। अगली प्रश्न जो कि रीजनिंग के प्रश्न है, इसे भी आपको ध्यान से देखनी है, ध्यान से बनानी है। क्या बोला जा रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। कहा जाता है 1/2, 3/4, ऐसे लिख लेते हैं 1/2, 3/4, 5/8 और है 7/16। अगली खाली स्थान को भरनी है। देखते हैं नीचे में क्या परिवर्तन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहां से देखते हैं तो 2 से गुना हुआ, 4 दूना का 8, 2 से गुना हुआ, 8 दूना का 16, 2 से गुना हो रहा है। तो आपको भी क्या करना है, 2 से गुना कर देना है, 16 दूना 32 हो जाएंगे। ऊपर में देख लीजिए क्या हो रहा है, यहां से +2 हुआ, यहां से 3 और 2 5, +2, 5 2 7, +2, तो 7 और 2 9, +2 कर देना है। यानी कि सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, 9/32, जो कि ऑप्शन डी में अवस्थित है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 7वीं नंबर प्रश्न दोस्तों ये रहा, ध्यान से इसे देखेंगे। कहा जाता है यदि P का मतलब प्लस, Q का मतलब गुना, T का मतलब भाग और V का मतलब माइनस, यानी कि जहां पे P है उसके जगह पे क्या रखना है, प्लस रखना है। T है वहां पे भाग रखना है और Q है दोस्तों वहां पे क्या रखना है, गुना रखना है। और V है जहां पे माइनस रखनी है। और इस तरीका से इसे सोल्व कर देना है। जैसे हम लिखते हैं 18 P के जगह प्लस, 12 T के जगह माइनस भागा और साथ ही साथ 4 Q के जगह गुना, 8 V के जगह -10। इस तरीका से लिख लिए। इसे हल करते हैं। बोडमास फॉर्मूला के अंतर्गत सबसे पहले भाग का क्रिया होता है दोस्तों, तो भाग कर लेते हैं। 4 × 12 3 मरतबे, यानी कि 8 प्लस
3 गुना 8 माइनस 10, इस तरीका से बचा। अब गुना का क्रिया होगा 18 प्लस 24 माइनस 10। अगर इसे जोड़ते हैं 8 4 12, 3 और 1 4 42 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये रही आज की 8वीं नंबर प्रश्न। इसे भी आपको ढंग से बनानी है, ईमानदारी से बनानी है। क्या बोला जाता है, AAT बराबर 20 है और BAT बराबर 40 है, CAT इक्वल टू आपको हल करनी है। ठीक है, देखते हैं A का वैल्यू 1, A का वैल्यू 1, T का वैल्यू 20। आखिरी इसमें क्या कैलकुलेशन करें कि 20 आएगा, तो सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। उसी तरीका से 2 1 20, B का वैल्यू 2, A का वैल्यू 1 और T का वैल्यू 20, तो 20 दूना का 40 हो गया। उसी तरीका से इसे भी कर लेते हैं, 3 1 20 गुना कर लीजिए, 20 क्या हो गया 60 हो गया, यानी कि सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। 9वीं नंबर प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। ये रही 9वीं नंबर प्रश्न और इस प्रश्न में बोला जा रहा है दिए गए विकल्प में से क्रम को पूरा करना है। ठीक है, तो क्रम को पूरा करने से पहले देखिएगा पहला लेटर को एफ है, एफ से आई हो गया, आई से यहाँ एल हो गया, एल से यहाँ पहला लेटर ओ हो गया, ओ से अगला लेटर को क्या करें, तो देखिएगा एफ के बाद 3 बढ़ा के आई किया, जे के एल 3 बढ़ा दिया, यानी +3 करते चले जा रहा है दोस्तों। तो ओ को +3 करेंगे, ओ पी क्यू आर, यानी कि 3 बढ़ाने के बाद आर हो जा रहा है। उसी तरीका से दूसरा लेटर देखते हैं, जे के एल एम एन ओ पी, यानी यहाँ पे कितना बढ़ा रहा है, सभी जगह 2 बढ़ा रहे हैं, तो पी के बाद क्यू आर, आपको भी 2 बढ़ा करके आर लिख देनी है। अब यहां से आपको पता चलता है कि डबल आर ऑप्शन बी में ही है, तो इस तरीका से टिक आउट कर लेंगे। अगर आपको यहां से भी पता नहीं चले दोस्तों, तो तीसरी लेटर से हमें सर्च करके देखना है। ठीक है, अगली प्रश्न को देखते हैं। 10वीं नंबर प्रश्न है दोस्तों और रीजनिंग की लास्ट क्वेश्चन होती है ये, क्योंकि रीजनिंग टोटल 5 ही पूछे जाते हैं। दिए गए विकल्प में से रिक्त स्थान को भरें, है ना। देखिएगा यहाँ पे 22 है, अल्टरनेटिव देखते हैं, 22 और 1 23, 23 और 1 24, 24 और 1 क्या हो गया यहाँ पे 25 हो जाएंगे, ऑप्शन ये हो जाएंगे। क्या, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यदि श्रेणी में, यदि सीरीज में लेटर आपस में कभी बढ़े कभी घटे के रूप में आए, तो अल्टरनेटिव से इसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से इसका सही उत्तर 25 हो जाएंगे। ठीक है, अगली क्वेश्चन को देखिएगा जो कि फिजिक्स के क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से इसे देखना है और आराम से बनाना है। फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, इसका क्या कहता है, एक तीव्र गति से जाते हुए ट्रेन में गैस से भरा हुआ डिब्बा रखा जाता है, तो गैस का तापमान में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों, इसके बारे में बोलना है। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको चूज कर लेना है, चुन लेना है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, इसे भी आपको देखना है और जल्दी से बना देनी है। क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सी मात्रा सदिश है। यहां पर देखने वाली बात है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये बोला जा रहा है सदिश और नीचे लिखा हुआ है स्केलर। स्केलर का मतलब होता है अदिश। ठीक है, स्केलर का मतलब अदिश। अब एक ही प्रश्न में दोस्तों एक जगह पे आपको सदिश पूछा जा रहा है और एक जगह पे अदिश पूछा जा रहा है, आपको किस चीज का आंसर देना होगा। तो आपको बतला दें कि अगर आपके प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है, तो अंग्रेजी का ही क्वेश्चन मान्य होता है, बाकी क्षेत्रीय कोई भी लैंग्वेज हो दोस्तों उसकी भाषा मान्य नहीं होता है। तो सदिश रहते पूछते वक्त भी आपको
यहाँ पे क्या देखना है, अदिश के बारे में, और सही आंसर अदिश से लगाना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, जल्दी से लगाएंगे, सी हो जाएंगे, धारा हो जाएंगे, है ना। यदि आपने इसका सी आंसर लगाया तो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि त्वरण की इकाई क्या है? तो त्वरण की इकाई होती है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। अगले प्रश्न को देखिएगा, कहा जाता है बैरोमीटर में पारे का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि, बैरोमीटर में पारे का इस्तेमाल क्यों करते हैं दोस्तों, इसके बारे में बोला जा रहा है। क्योंकि इसका क्या होता है, इसका घनत्व ज्यादा होता है, इसीलिए बैरोमीटर में पारा का इस्तेमाल किया जाता है। अगली प्रश्न जो कि 15 नंबर प्रश्न है, इसे आपको सही आंसर बनानी है। क्या बोला जा रहा है इसमें, देखिएगा ध्यान से। निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है, इसके बारे में बतानी है। तो निर्वात में प्रकाश की गति जो होती है वो होती है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। अगली प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। इस प्रश्न में दोस्तों क्या बोला जा रहा है, कहता है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? तो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। ध्यान दीजिएगा, एक है न्यूटन मीटर और एक है न्यूटन प्रति मीटर, लेकिन सही आंसर क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न दोस्तों, क्या बोला जा रहा है, कहता है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. वेयर्ड ने किया था, ऑप्शन इसका सी आंसर होगा। ठीक है, ये सारी प्रश्न गया यारो 1 नवंबर 2020 में पूछी गई है और सारी प्रश्न टेक्निकल की है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। कहता है गॉस निम्न में से किसको मापने की इकाई है? तो गॉस जो मापने की इकाई है वो चुंबकीय प्रेरकत्व की है, ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे। अगली प्रश्न यानी कि 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति 746 वाट, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएंगे। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा, दूर की वस्तु देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है या प्रयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तु को देखने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, वो करते हैं टेलीस्कोप का, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा। एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन खाली स्थान होता है। तो कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरे उसका जो वजन होता है वो शून्य हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न का भी सही आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न में कि एक परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव खाली स्थान में जोड़े जाते हैं। तो जो परिपथ में वोल्ट मीटर जो होते हैं दोस्तों वो समानांतर श्रेणी में जोड़े जाते हैं, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये हो जाएंगे। ठीक है, अगली प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न, एक चुंबक की पट्टी के केंद्र पर चुंबकत्व खाली स्थान होता है। देखिएगा कहां पे पूछा जा रहा है, केंद्र पे पूछा जा रहा है। तो यदि केंद्र पे पूछे दोस्तों तो उसका चुंबकत्व होता है 0, यानी कि ऑप्शन इसका ये हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, ये देखेंगे आगे ये स्क्रीन पे। इस प्रश्न में दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि बर्फ के पिघलने से उसका घनत्व खाली स्थान, यानी बर्फ पिघलेगा तो उसका घनत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, यदि बर्फ पिघलेगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, खाली स्थान की भौतिक मात्रा को वाट में मापा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा,
शक्ति की भौतिक मात्रा को वाट में मापते हैं, यानी कि सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगले प्रश्न जो कि अब जो है दोस्तों वो सारे प्रश्न मैथ को मिलने वाले हैं, तो ध्यान से इसे बनाइएगा। सेक्शन सी में आगे हैं, जिसमें पूछा जा रहा है किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। शंकु है दोस्तों, सबसे पहले शंकु बना लेते हैं। इस तरीका से होती है शंकु, है ना। अब शंकु की क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। अब देखिएगा क्षेत्रफल शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल है वो ये हो गया, यानी कि इस तरीका से एक वृत्त हो गया। तो वृत्त है दोस्तों और वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा क्षेत्रफल दे रखा है 154 और पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर। अब देखेंगे यहां से इसको काट दीजिए 7 मरतबे 154, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 49 हो जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 49 इक्वल टू आर बराबर क्या हो जाएगा, √49 बराबर 7। आर का वैल्यू आपने निकाल दिए 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालने की जरूरत है, तो निकालने की जरूरत है शंकु का आयतन। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप बिल्कुल बना दीजिएगा। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। आयतन जो है ये हो गया फॉर्मूला। अब इस पर मान पुट कर दीजिए 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर दे रखा है कितना, तो आर आपने निकाल दिया है 7, तो 7 गुना 7 कर लीजिए और ऊंचाई दे रखा है 12, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12। काट लीजिए एक साथ यहाँ चरती है 12। अब यहाँ पे गुना कर लीजिए 22 गुना 7 गुना 4, तो 22 गुना 7 गुना 4 कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 22 गुना 7 28 अगर कर लेते हैं तो आ जाएगा ऑप्शन बी 616 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन घन में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यदि आपने बी लाया तो बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर कहीं भी दिक्कत हो समझने में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिएगा ध्यान देंगे, 27 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कहता है x/√4 बराबर √16 बटा कुछ नहीं तो 1 होता है। अब x का मान निकालना है, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर √16 चौका 64। अब ए 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आ गई दोस्तों 28 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न को भी आपको सही आंसर देनी है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों और वृत्त की परिधि निकालनी है। चलिए कोई बात नहीं, निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, क्या होता है पहले ये बताइए, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल दे रखा है 154, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर स्क्वायर हो गया। इसे काट लीजिए 7 मरतबे, आर स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 49 और आर बराबर क्या हो गया, √49 बराबर 7, ठीक है। अब वृत्त की परिधि निकालनी है। वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि इक्वल टू होता है 2 पाई आर, है ना। 2 गुना 22/7 और आर का वैल्यू है 7, 7 से 7 कट गया, आर इक्वल परिधि इक्वल टू 22 गुना 44। और देखिएगा परिधि जो होती है दोस्तों वो सिंपल सी मीटर है तो मीटर में ही होगा, ठीक है। यहाँ पर 44 मीटर होंगे। यहाँ पर देखिएगा वर्ग मीटर और मीटर, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे 44 मीटर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल वर्ग में होता है और आयतन जो होता है वो घन में होता है, बाकी सब सिंपल में होते हैं दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न को तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों और इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देनी है। क्या बोला जा रहा है, एक
एक काम को ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं, यानी ए 10 दिन और बी 15 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर 3 दिन तक काम किया तो काम का कितना भाग, यानी कि भाग के रूप में लाना है। देखिएगा ए है जो कि 10 में किया और बी जो किया 15 में किया, दोनों को क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 30 हो जाएंगे, है ना। एलसीएम होते हैं वही होता है टोटल वर्क, क्या होता है, टोटल वर्क होता है, ठीक है। अब इसे भाग लगा लेंगे, 10 तिया 30, 15 दूना 30, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं दोस्तों, 5 काम करते हैं। उन लोगों का कितना दिन काम करना है, 3 दिन, तो 3 से गुना कर लीजिए कि 3 दिन में कितना काम कर लेंगे, 15 काम कर लेंगे। काम कितना करना था, 30 काम करना था, काम कितना कर दिए, 15 कर दिए। कितना भाग कर दिए दोस्तों, तो आधा काम कर दिए, और आधा काम को क्या कहते हैं, 1/2 कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, ध्यान देंगे। 30 नंबर प्रश्न है, देखेंगे ध्यान से। कहता है ये इसे हल करना है, 1 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/7 है, 1/14 है और 1/28 है। इसे क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 28 और इसे भाग लगा लेंगे इस तरीका से। यहाँ पे 14, 7, 4, 2 है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। अब इसे जोड़ लीजिए तो हो गया 56/28, 2 से कट रहा है तो 2 से काट लीजिए और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना आसानी से बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों रही 31 नंबर प्रश्न और इसे भी आप हल करेंगे। 9 के पावर 5 है, टेक्निकल की प्रश्न है। 9 का पावर 5 मतलब 5 गो 9 है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 टाइम 9 लिख दिए। अब इसे सिंपल सा गुना कर लीजिए। गुना करने के बाद सही आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे 59,049। आपको गुना करके देख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। ये है 32 नंबर प्रश्न और इसे भी बनाना है। दिए गए विकल्प में से श्रेणी को पूरा करना है। खाली स्थान है दोस्तों, इसको पूरा कर लेनी है। देखिएगा 10 का स्क्वायर 10 100, 20 का स्क्वायर 20 से 400, 30 का स्क्वायर 30 से ये 900, क्या हो जाएगा 900, और 40 का स्क्वायर 4 का 1600 हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों। इस प्रश्न में कहता है 0.02 का वर्ग करना है। 0.02 का आपको क्या कर देना है, वर्ग मतलब स्क्वायर करना है। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और 2 अंक का दशमलव था तो उसको स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएंगे। तो 1 अंक है, बाकी 3 जीरो लिख दीजिए तो 4 अंक हो गया, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, दशमलव बैठा दीजिए। तो इस तरीका से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये है आपकी 34 नंबर प्रश्न, जो कि आपकी साधारण ब्याज की है। कहता है 1,000 रुपये पर 3 साल के लिए 6% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर PRT बटा 100। अब देखिए P का वैल्यू दे रखा है 1,000 रुपया और R का वैल्यू 6%, T है 3 वर्ष के लिए बटा 100 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे सिंपल सा काटना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए और गुना कर लीजिए। 6 18 पर 1 जीरो यहाँ पे बचा हुआ है, 1 जीरो, ठीक है। तो इस तरीका से सही आंसर क्या होगा, सही आंसर 180 जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है दोस्तों, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये है आपकी 35 नंबर प्रश्न है, रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न है दोस्तों। कहता है 1 घंटे में एक नाव 11 किलोमीटर धारा की दिशा में। अब जैसे ही धारा का दिशा दिखे दोस्तों, एक्स होता है, धारा का दिशा को एक्स कहते हैं, और 11 किलोमीटर जाता है, कितने देर में जाता है? 11 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में, तो प्रति घंटा हो गया। और धारा के विपरीत बाई कहते हैं धारा का विपरीत को, जो कि 5 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटा में दोस्तों। तो एक्स और वाई का वैल्यू दे रखा है, आपको निकालनी है शांत जल में स्थित पानी में नाव की चाल। तो स्थिर जल में नाव की जो चाल होती है, नाव की जो गति होगी दोस्तों, वो क्या होगी? x प्लस वाई बटा 2, यानी कि 11 प्लस 5 बटा 2 कर लीजिए, 16 बटा 2, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, क्या कहता है इस प्रश्न में। 14 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास के आधे भाग को त्रिज्या करते हैं, तो आर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोले फार्मूला तो आपको जाननी होगी दोस्तों। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, वो क्या होती है? तो 3 पाई आर स्क्वायर, याद रखनी है। 3 गुना 22 बटा 7, और आर दे रखा है 7, तो 7 गुना 7 कर लो। एक 7 से एक 7 कट गया, तो 7 21, 21 गुना 22 करना होगा। ठीक है, तो 21 दूना 42, 21 दूना 42, 2 6 4, 462 आ रहे हैं, जो कि ऑप्शन ये में दे रखा है दोस्तों। ठीक है, इस तरीका से आसानी पूर्वक बना लेनी है। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रही दोस्तों आज की 37 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न का भी सही उत्तर आपको देनी है। कहता है किसी बेलन का आयतन, देखिएगा क्षेत्रमिति चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बेलन की प्रश्न है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, यानी कि बेलन का आयतन निकालनी है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लेनी है दोस्तों। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई का वैल्यू 22 बटा 7, आर दे रखा है कितना? 6, तो 6 गुना 6 कर लीजिए। एच का वैल्यू है 7, तो 7 लिख दीजिए। एक 7 से एक 7 कट गया, अब यहाँ पे गुना करना है, तो 22 गुना 6 36, इस तरीका से गुना करना है। गुना करते हैं, 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12, और 3 दूना 6 1 7, 36 दूना 72, और 72 2 7 2 9 7 792, तो 792 जहां भी देखे उसको आंसर टिक आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखनी है, एक है 729, एक है 792, ध्यान से आपको टिक आउट करनी है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली हिसाब हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर प्रश्न की तरफ दोस्तों। ये रहा 38 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में बोला जाता है कि रूट है 529, और रूट के अंदर में क्या है? 81 है, इसे हल कर लेनी है। तो इसका वैल्यू 23 होता है, और इसका वैल्यू 9 होता है। 23 और 9, 9 3 12, और 2 और 1 3, 32 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ये में है दोस्तों। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न पूछी थी, और इस बार भी आशा है दोस्तों कि बहुत ही आसान प्रश्न ही पूछे जाएंगे, क्योंकि उस समय भी कोरोना काल था और इस समय भी कोरोना काल ही चल रहा है। चलिए देखिएगा ध्यान से। कहता है यदि 2 मेज और 3 कुर्सी की कीमत 500 रुपया है, तो 8 मेज और 12 कुर्सी की कीमत निकालनी है। देखिएगा
2 है मेज, यहाँ पे 2 मेज है तो यहाँ 8 मेज हो गया। 2 से 8 का फासला कितना है, 4 गुना हुआ दोस्तों, ठीक है। और 3 कुर्सी से 12 कुर्सी हो गया, 3 चौका 12, यहाँ भी 4 गुना हो गया। तो सभी 4 गुना हो रहे हैं तो रुपया भी 4 गुना ही होगा, यानी कि 5 का 20, 2000 रुपया। कितना रुपया, 2000 रुपया, जो कि ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन ये में दे रखा है। क्या किए, देखिए कि 2 मेज था, 2 मेज से कितना मेज हो गया, 8 मेज, कितना गुना हुआ, 4 गुना हुआ। उसी तरीका से 3 कुर्सी से 12 कुर्सी हो गया, कितना गुना हुआ, 4 गुना हुआ। तो ये दोनों 4 गुना हुआ तो रुपया को भी 4 से गुना कर देनी है, ठीक है। इस तरीका से इसे बनाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न ये रहा दोस्तों, जो कि मैथ की लास्ट प्रश्न है। 15 ही प्रश्न मैथ के होते हैं और 10 फिर केमिस्ट्री के प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। कहता एक आयताकार कमरे की चौड़ाई लंबाई की 3/4 है। अब देखिएगा, लंबाई आपको पता नहीं है, चौड़ाई भी पता नहीं है, तो लंबाई को देखिएगा, नीचे 4 है तो लंबाई मान लीजिए 4x, और जब 4 मान लिए तो चौड़ाई क्या बच गया, 3x हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं तो आपको 4x से लंबाई माने हैं, और लंबाई का जो चौड़ाई है वो क्या है, लंबाई जितना माने हैं, लंबाई का 3/4 है, तो 4 से 4 कटेगा, ऐसे भी 3x हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपकी इच्छा है उस तरीका से बना लेंगे। अब लंबाई चौड़ाई आपको जब पता चल जाता है, कमरे का क्षेत्रफल दे रखा है, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, सूत्र होता है। क्षेत्रफल दे रखा है 300 बराबर लंबाई है 4x, चौड़ाई है 3x, गुना कर लेते हैं, चरती है 12x² इक्वल टू क्या हो गया, 300। इसे काट लीजिए, कितना मर्तबे कटेगा दोस्तों, 25 मर्तबे। x² इक्वल टू 25, तो x बराबर क्या हो गया, 5 हो गया ना। लेकिन निकालनी क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर। तो देखिएगा, लंबाई 4 और चौड़ाई 3, और अंतर मतलब माइनस, ये दोनों को घटा दीजिए, तो घटाने के बाद x आएगा, और x का ही मान पूछ रहा था, x का मान क्या आया है, 5 आया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 5 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपकी प्रश्न जो मिलने वाली है वो मिलने वाली केमिस्ट्री की। ध्यान से जल्दी जल्दी इस प्रश्न को कर लेते हैं। अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाए तो कॉपर सल्फेट का रंग क्या होगा। तो देखिए, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, और यदि उसे जिंक में रखा गया है दोस्तों, तो धीरे धीरे नीला रंग भी समाप्त होकर के यह कलर कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। ये आपका कॉपर सल्फेट समाप्त हो जाएंगे, है ना। अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी है, CO2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगली प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है, पानी में नमक मिलाने से इसका खाली स्थान होता है। तो पानी में नमक जैसे ही मिलाते हैं दोस्तों, इसका क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे। यदि आपने 43 का सी लगाया है तो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखिएगा, 44 नंबर प्रश्न है, समस्थानिक परमाणु में खाली स्थान एक समान होते हैं। तो देखिए, समस्थानिक और संभारिक दो अलग अलग चीज पढ़ना है। तो समस्थानिक यहाँ पूछा गया, समस्थानिक में क्या बोलता है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक समान होते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, इसका जो ये होता है डिफिनेशन, जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगली प्रश्न 45 नंबर प्रश्न, भारी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो देखिएगा दोस्तों, जैसी हाइड्रोजन की बात करें, न्यूट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है, सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है। तो सोना आपका Au है, बहुत ही हल्का प्रश्न है, ना कि गोल्ड लगाइएगा, Fe चांदी होता है, ये है लोहा, ये ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिएगा, 47 नंबर प्रश्न है, कहता है दोस्तों कि इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं,
हाँ देखिएगा ध्यान से, कहता है कि वह परमाणु जिसकी इलेक्ट्रॉन ना तो कम हो सकता है और ना ही बढ़ सकता है, क्या कहलाता है ना। इलेक्ट्रॉन को नहीं आप कम कर सकते हैं और नहीं उसको बढ़ा सकते हैं, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे। ठीक है, अगली प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है दोस्तों। ठीक है, अगली प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है, बारूद एक प्रकार का क्या है? तो बारूद एक प्रकार का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिएगा, क्या बोला जाता है कि तत्व जो आवर्त सारणी के दाहिने तरफ होते हैं या दाहिने तरफ पाए जाते हैं उन्हें खाली स्थान कहते हैं। तो दाहिने तरफ पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं दोस्तों उसे कहते हैं अधातु, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। तो ये थी टोटल 50 प्रश्न जो कि गया यारों में पूछी गई थी। कहाँ पूछी गई थी दोस्तों? 1 नवंबर 2020 को जो हुई थी एग्जाम गया यारों की, वहां पे ये प्रश्न पूछी गई थी आर्मी टेक्निकल में। आज का सेशन दोस्तों आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, और अगले वीडियो आपको किस यारों की क्वेश्चन चाहिए और किस ट्रेड की चाहिए वो भी कमेंट करके बताएंगे। चलिए दोस्तों मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। हाँ दोस्तों, जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। चलिए मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।